फिर अगर आप देखेंगे कि इनको 3 जगह से या सबसे ज़्यादा 30% रेवेन्यू मिलता है, मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात से। तो अगर यहाँ पर अगर कोई भी कुछ होता है तो डेफ़िनेटली इनकी जो ऑलरेडी पहले इनको रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो डेफ़िनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी ने काफ़ी समय तक ब्रांडिंग में और एडवर्टाइजमेंट में पैसा नहीं लगाया हुआ है, ज़्यादा पैसा जितना एयरटेल और जियो लगाते हैं। तो एक ये भी मतलब कम एक ये भी है जगह है जहाँ पे कंपनी को आने वाले टाइम पे पैसा लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो सिंस कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग है, जो इनके जो एम्प्लॉय एट्रिशन रेट्स थे वो 2021 में तो 35% थे। 2023 में आते आते वो 29% तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी 22% तक बने हुए हैं, बट ये काफ़ी बड़ा है कि इनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी छोड़ के जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है तो एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली विल बी लिविंग। तो ये भी इनके लिए रिस्क है। फिर आने वाले टाइम पे चाहे 5G हो 4G हो, तो इन कंपनीज़ को क्या है कि इन्वायरमेंट और रेगुलेशंस के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं इनको, जो इनको अपने लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। तो एक ये भी चीज़ है जो इस कंपनी को भी लेनी पड़ती है। और दैट इज़ ऑल्सो रिस्क कि समटाइम्स इफ़ यू डोंट गेट इट तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क। फिर आने वाले टाइम पे इनको स्पेक्ट्रम्स की भी पेमेंट करनी पड़ती है। जो एरिया ने इन्होंने लिया होगा, जो सर्कल इन्होंने लिया होगा, उस बैंडविड्थ के हिसाब से कि इतना बैंडविड्थ हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए इनको पेमेंट करनी पड़ती होगी। तो कल को कंपनी के पास अगर सपोज कर लीजिए जो बैंडविड्थ के लिए अभी ही इनकी कैश फ्लो नेगेटिव है, कल को उसको स्पेक्ट्रम को जब पे करना होता है, वही अगर इनके पास कैश नहीं है तो डेफिनेटली ये कस्टमर्स अपने लूज़ करेंगे। और अराउंड एक स्पेक्ट्रम जब भी लेते हैं तो 20 ईयर्स का अराउंड वो होता है। और इनके अभी कई स्पेक्ट्रम्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल और यूपी में, जो कि रिन्यू होने जा रहे हैं। तो उस समय डेफिनेटली कंपनी को पैसा चाहिए होगा। तो ये भी इनका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर इनके पास जो टावर्स हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके अराउंड 1.84 लाख के टावर्स हैं, लेकिन इनके अपने टावर्स नहीं हैं। ये इंडस टावर्स जो भारतीय एयरटेल है वहाँ से लेते हैं। तो वहाँ पे ये जो अपने टावर्स में जो ये लीज पे इन्होंने लिए हुए हैं, तो कल को जिस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो उनको यहाँ पे भी खर्चा आएगा, नेटवर्क और इसमें भी इसी तरह से वायर में, टावर्स में। तो ये सारे खर्चे भी आएंगे जो कंपनी को बियर करने पड़ेंगे। तो इसके कारण इनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और इनके मार्जिन्स भी कम होंगे। और फिर अराउंड का जो कंपनी का, जैसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहा था, तो कंपनी को अराउंड 5 से 6,000 करोड़ रुपीज़ तो मिनिमम इनको डालना पड़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में एनुअल के हिसाब से। तो यदि उस समय कंपनी जब भी आने वाले टाइम पे यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कभी भी कंपनी सपोज कर लीजिए आने वाले टाइम पे जब लोन लेती है, तो कंपनी इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो बैंक्स का होता है, वो उस पर डिपेंड होगी कि मार्केट की प्रिवेलिंग कंडीशंस इसमें क्या है। सपोज उसके इस कारण अगर इंटरेस्ट रेट, जैसे कि इस समय इंटरेस्ट काफ़ी हाई है क्योंकि इंटरेस्ट कट ही नहीं हुआ है, इंटरेस्ट रेट ही कट नहीं हुआ है, तो उसके कारण क्या होगा कि कंपनी को जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी उनको ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। तो उसमें कंपनी को जो फाइनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ेगी और इस तरह से शेयर होल्डर के मार्जिन रिड्यूस होंगे। और इस तरह से आप देख ही चुके हैं, जैसे कंपनी को 2.1 लाख करोड़ का डेट भी है और फाइनेंशियल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 5-6,000 करोड़ का है। तो कंपनी को तो हमेशा ही मतलब कि डेट लेते ही रहना पड़ेगा टू रीपे दिस ऑल्सो, और अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है वो भी उसके कारण भी। और कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं और उसमें काफ़ी अपडेट रहना पड़ता है। जैसे कि केवाईसी करना है तो उन्हें ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। यदि किसी कस्टमर को बिल पे करना है तो उसे ऑनलाइन करना है तो उनकी ऐप को ऐसे सपोर्ट करना पड़ेगा। और इनका 24/7 जैसे कॉल सेंटर्स या कस्टमर सर्विसेज हैं वो होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी अप टू डेट रहना पड़ेगा। अप टू डेट रहना पड़ेगा और वो उसमें उतना कॉस्ट भी बेयर करने पड़ेंगे। और फिर अगर आप इनके कंटेंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो इवन इनके ऊपर 145 केसेस चल रहे हैं, बट इसमें स्पेक्ट्रम और जो एजीआर के केसेस हैं वो सबसे बड़े हैं और वहाँ पे इनकी अमाउंट 2,10,000 करोड़ तक आती है। तो इन पे इतना ज़बरदस्त इनके ऊपर ये डेट है।
और फिर इस कंपनी के ऊपर 2026 से 32,000 करोड़ की एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ रही है। अब वो कैसे आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। दो चीज़ें, जो स्पेक्ट्रम फीस है और जो एजीआर है। स्पेक्ट्रम फीस जो है वो इनको पे करनी थी, बट इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016-2017 पे 19 पे मॉरिटोरियम दिया था कि आप हमें 10 साल बाद से आप हमें पे कर सकते हैं, और वो एक्सपायर होता है अराउंड 2025 और 26 के करीब। तो वहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रम ये यूज़ करते हैं वहाँ पे इनको पेमेंट स्टार्ट करनी होगी, इनको पे करना होगा, क्योंकि वो अमाउंट इन्होंने पे नहीं करी थी और वो अब इंटरेस्ट के साथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और वो इन्हीं को नहीं, भारतीय एयरटेल को भी पे करना है। तो ये दो इसमें केसेस चल रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 2026 तक इनको मॉरिटोरियम दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर में। जो एजीआर है उसको जो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ बोलती हैं कि आपको हमें जो एजीआर है उसमें आपको हमें जो भी एजीआर है उसके बेसिस पे आपको हमें लाइसेंस फी देनी है। लेकिन हम जो एजीआर है इसमें आपकी जो लाइसेंस है वही नहीं लेंगे, जो भी आप कमाते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू कमाते हो, चाहे उसमें रेंट कमाते हो, जो भी आप टोटल कमाते हो, एक टेलीकॉम अथॉरिटी जो भी कमाती है, वो पूरा का पूरा उस एजीआर का पार्ट होगा। तो ये डिस्प्यूट इनका चल रहा है, और जो स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस फी होती है वो इसी के ऊपर बेस पे होती है। जो स्पेक्ट्रम की फीस होती है वो 3 to 5% ऑफ टोटल आपके एजीआर में होती है। यानी किसी टेलीकॉम कंपनी ने यदि 1000 करोड़ रुपीस कमाते हैं तो उनको स्पेक्ट्रम फीस अराउंड 30 to 50 करोड़ रुपीस देनी होती है। तो इसलिए एजीआर पे फाइट चल रही है। टेलीकॉम अथॉरिटी एजीआर को बड़ा करना चाहता है, और जो टेलीकॉम कंपनीज जैसे वोडाफोन, भारती एयरटेल, वो उसको श्रिंक करना चाहती हैं। वो बोलती हैं जो एजीआर है, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड का पैसा या जो रेंटल है प्रॉपर्टी की, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता और हम वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये इसी कारण इसमें आप देखेंगे एजीआर की लड़ाई है और स्पेक्ट्रम की लड़ाई है। तो ये इन दो के कारण जो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव है, तभी इनकी लायबिलिटी अराउंड 2,10,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और सिंस ये लोग पे नहीं करते आ रहे तो इनकी उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करते करते वो बैलून की तरह एक अमाउंट हो चुकी है। और वोडाफोन ने जो बोला था कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सेव किया था, ठीक है आप हमें अपना डेट हमारा पे मत करिए, हम 4 ईयर्स बाद ऑप्शन यूज़ करेंगे कि हम उसको डेट रखना चाहते हैं या इक्विटी रखना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है। अगर सपोज कर ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नहीं, हमें तो भैया हमारा डेट ही है, आप हमें पैसे पे कर दीजिए, हमें आपकी इक्विटी नहीं चाहिए 32% की, तो फिर तो इनको वोडाफोन को वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। ये मुझे नहीं पता वो किस तरह पे कर पाएंगे, बट ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो मनी जो ओ करती है वो बोल दे कि मेरे को इक्विटी पे आप ट्रांसफ़र नहीं करो। हो भी सकता है कि वो एक्सटेंड भी कर दे और 4 साल दे दे या कुछ वैसा दे दे, दैट ऑल्सो इज़ पॉसिबिलिटी। बिकॉज एक चीज़ आप समझ लीजिए, रियलिस्टिकली वो ये नहीं चाहेगी कि सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर हो, रिलायंस जियो या भारती एयरटेल। डेफिनेटली वोडाफोन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेफिनेटली चाहेगी कि एक और कॉम्पिटिटर रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट वोडाफोन आइडिया एफपीओ। तो अब ये अभी भारतीय हेक्साकॉम, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया वो 50% स्ट्रेट फॉरवर्ड इंक्रीज पे चल रहा है, तो इसकी भी चांसेस हैं कि ये अच्छा जाए। बट लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखेंगे, एक तो इसका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, एक की ग्रोइंग है, और एक इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और ये इंडस्ट्री आपको पता है बहुत अच्छी तरह से ग्रोइंग है, फ़ोन के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये आने वाले टाइम पे ये कंपनी हर जगह पे ही ग्रो करती रहेगी। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और बहुत रिस्क भी एक्सप्लेन भी किए हैं। तो आप उनको देखिए और उसके बाद खुद अपनी एडवाइस से खुद एक बार आरएचपी देखें और उसके बाद अपने इन्वेस्टर की एडवाइस से फिर इसमें इन्वेस्ट करें।
दैट्स इट फॉर द वोडाफोन आइडिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आने विदिन 2 to 3 डेज के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वाइट पेपर लेके आ रहा हूँ इलेक्शन के ऊपर। इसमें जो भी मोदी सरकार ने 10 ईयर्स के अंदर किया है, सिर्फ इसको इकोनॉमिक वे से मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कितना टैक्सेस बढ़े हैं, डायरेक्ट टैक्स में इंडिया की जो कलेक्शन क्या हुई है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स से हमारी कितनी कलेक्शन हुई है, हमारे कितने पोर्ट बढ़े हैं, हमारी कितनी एक्सप्रेस वे बढ़ी हैं, क्या हुआ है वंदे भारत पे, तो ग्रीन हाइड्रोजन पे हमारे पे क्या इंसेंटिव्स हो रहे हैं, PLI स्कीम्स क्या हैं। तो ये जो भी गवर्नमेंट ने किया है, GDP क्या है, या जैसे भी जो भी आप इकोनॉमिक फैक्टर जो देख सकते हैं, ये डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और एक तरह से कह लीजिए ये हमारा वाइट पेपर होगा। तो ये मैं विदिन 2 to 3 डेज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा और एक वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन थैंक्स एंड विश यू वेरी हैप्पी गुड नाइट। थैंक यू।